हेलो चिल्ड्रन। हमारे इस वीडियो का जो चैप्टर है वो है ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन एनसीईआरटी का चैप्टर है। हम ऑसिलेशन के बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे। तो ऑसिलेशन समझने से पहले समझते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, एक फिक्स्ड टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करे। तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो अपने आप को हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर फिक्स्ड थोड़ी थोड़ी देर में रिपीट करता है। एग्जाम्पल, अगर आप घड़ी का कांटा लें, घड़ी के सेकंड्स का कांटा, तो हर 1 मिनट के बाद वो अपना मोशन रिपीट करता है। तो घड़ी के कांटे पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करता है। मान लो एक फैन है, वो फैन फुल स्पीड पे घूम रहा है, फुल स्पीड पे, स्लो नहीं करना उसे। मान लेते हैं वो फैन फुल स्पीड पे घूम रहा है, तो वो हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने मोशन को रिपीट करेगा, तो उसे भी पीरियोडिक मोशन कहेंगे। पेंडुलम, पेंडुलम हर थोड़ी थोड़ी देर में अपने मोशन को रिपीट करता है, तो उसे भी पीरियोडिक मोशन कहेंगे। तो पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल क्या है? हैंड्स ऑफ ए क्लॉक और फैन जो फुल स्पीड से घूम रहा है, फैन हुज स्पीड इज नॉट चेंजिंग, और पेंडुलम। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन लगभग लगभग एक पीरियोडिक मोशन है। उसे पीरियोडिक मोशन हम मान सकते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। अर्थ भी सन के आजू बाजू जब घूमता है तो अर्थ के उस मोशन को 365 डेज में अर्थ रिपीट करता है, तो उसे भी लगभग लगभग फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। तो पीरियोडिक मोशन के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब पीरियोडिक मोशन आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं ये हार्मोनिक मोशन क्या होता है। हार्मोनिक मोशन मतलब आइडियल ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेशन। यानी टू एंड फ्रो मोशन होगा तो उसे ऑसिलेशन कहते हैं। अब ये टू एंड फ्रो क्या होता है? टू एंड फ्रो मतलब इस तरीके का मोशन, इसे टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन मतलब यहां से चालू किया, यहां 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 यहां, ये टू एंड फ्रो मोशन हो गया। तो टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑसिलेशन कहते हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन। एग्जाम्पल क्या है इसके? पेंडुलम। तो अगर ये पेंडुलम है तो ये कुछ इस तरीके का टू एंड फ्रो मोशन करता है। यहां जाता है, फिर यहां आता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां आता है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। चिल्ड्रन, एक आइडियल हार्मोनिक मोशन या एक आइडियल ऑसिलेशन मोशन पीरियोडिक होता है। ठीक है? तो जो हार्मोनिक मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है। लेकिन हर पीरियोडिक मोशन हार्मोनिक नहीं होता। एक बार फिर से सुनो, हर हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक होता है, पर हर पीरियोडिक मोशन हार्मोनिक नहीं होता। अभी प्रूव करता हूं। चिल्ड्रन ये देखो, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, घड़ी के कांटे टू एंड फ्रो मोशन नहीं करते, वो तो इस तरह से गोल 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 घूमते हैं। तो ये मोशन, घड़ी के कांटे का मोशन पीरियोडिक तो है पर हार्मोनिक नहीं है। समझ में आया? हार्मोनिक मोशन में ये नहीं होना चाहिए। हार्मोनिक मोशन में इस तरीके का मोशन नहीं होना चाहिए। हार्मोनिक मोशन में इस तरीके का मोशन होना चाहिए, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। तो हार्मोनिक मोशन यानी कि ऑसिलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो होता है। तो हर एक पीरियोडिक मोशन हार्मोनिक हो यह जरूरी नहीं, पर हर हार्मोनिक मोशन, हर आइडियल ऑसिलेशन पीरियोडिक जरूर होता है। तो ये ऑसिलेशन है, पीरियोडिक है। दूसरा एग्जांपल देखो, आप ऐसे स्प्रिंग लो, स्प्रिंग के नीचे वजन लटका दो, वजन को खींचो और छोड़ दो,
ये वजन इस तरह से ऊपर नीचे करना चालू कर देगा, करेक्ट। तो इसका मोशन कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे होगा, ऐसे टिक 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 टिक। तो ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, तो ये भी ऑसिलेशन है। तो ये अगर ये ऑसिलेटरी मोशन है तो ये पीरियोडिक भी है। तो मास को अगर आप खींचोगे, स्प्रिंग से कनेक्टेड मास को खींचोगे, उसको छोड़ दोगे, तो वो इस तरीके का टू एंड फ्रो मोशन करेगा, यानी कि ऑसिलेशन मोशन करेगा, यानी कि पीरियोडिक मोशन करेगा। तो चिल्ड्रन क्या सीखने को मिला? हर पीरियोडिक मोशन हार्मोनिक नहीं होता, पर हर हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक जरूर होता है। चिल्ड्रन, हार्मोनिक मोशन को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल हार्मोनिक मोशंस are given by f is equals to minus kx to the power n, where n can take values 1, 3, 5, 7 and so on. तो चिल्ड्रन, फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये f क्या है, माइनस साइन क्यों है, k क्या है, x क्या है, ये मैं फिलहाल आपको नहीं बताऊंगा। आप कुछ ही देर बाद खुद ब खुद समझ जाओगे। तो फिलहाल के लिए मैं बस आपको इतना बता के छोड़ रहा हूं कि हर हार्मोनिक मोशन इस इक्वेशन को फॉलो करता है। अब ये f क्या है, k क्या है, x क्या है, थोड़ी देर रुको, खुद ब खुद समझ जाओगे। चिल्ड्रन, अगला कंसेप्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन में भी सिंपल वाला केस हम पढ़ेंगे। तो हार्मोनिक मोशन में हमें पता है f इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n होता है। ये किसका इक्वेशन है? हार्मोनिक मोशन का। और यहां पे n की अलाउड वैल्यूज क्या है? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो ये हार्मोनिक मोशन है। इसका सबसे सिंपल केस क्या होगा? अगर n की वैल्यू 1 बन जाए, मतलब n की सबसे इजी वैल्यू क्या है 1, 3, 5, 7 में से 1। अगर n की वैल्यू 1 बन जाए और f इक्वल टू माइनस के एक्स बन जाए, देखो n की वैल्यू 1 बन जाएगी तो x के पावर 1 है, तो जो मोशन इसे फॉलो करता है उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्पेशल केस है हार्मोनिक मोशन का। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि SHM इज ए स्पेशल केस ऑफ हार्मोनिक मोशन। चिल्ड्रन, अब तक मैंने आपको नहीं बताया ये k क्या है और ये x क्या है। 2 मिनट की शांति रखो, सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ऑटोमेटिक आप मुझे खुद अपने मुंह से बता दोगे f क्या है, x क्या है और k क्या है। तो एक बार आपको समरी बता देता हूं। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में खुद को रिपीट करता है। हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल केस है और हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेशन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्पेशल केस है और इसमें भी ऑसिलेशन होते हैं। तो चिल्ड्रन, ओवरऑल मैं इस तरीके का एक डायग्राम बना सकता हूं। मान लेते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन है और पीरियोडिक मोशन के अंदर इसका जो एक सब पार्ट है वो हार्मोनिक मोशन है। और हार्मोनिक मोशन का स्पेशल केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए हम ये बोल सकते हैं कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है और हर हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन होता है। पर उल्टा नहीं बोल सकते, हर पीरियोडिक मोशन हार्मोनिक हो ये जरूरी नहीं, हर हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो ये जरूरी नहीं। तो हर पीरियोडिक मोशन हार्मोनिक हो कंपलसरी नहीं है और हर हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो ये भी कंपलसरी नहीं है। तो पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल्स आपको पता है। हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऑसिलेशन का भी एक पर्टिकुलर टाइप का ऑसिलेशन हम पढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन, अब मैं आपको बताऊंगा ये F, K, X और ये SHM ये इन सब का मीनिंग क्या है। तो फिलहाल तो मैंने आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दे दिया,
लेकिन अब हम एक एक चीज डेप्थ में पढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन, शुरुआत करते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की। मान लेते हैं ये एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ से मेरा मतलब है कि इस स्प्रिंग को खींचा हुआ नहीं है, ना ही स्प्रिंग को दबाया हुआ है। ये स्प्रिंग चुपचाप अपने जगह पे बैठी हुई है। तो बताओ ये मास आगे या पीछे जाएगा क्या ऑटोमेटिक? बिल्कुल नहीं। अगर स्प्रिंग की लेंथ उसकी नेचुरल लेंथ है तो ये मास आगे भी नहीं जाएगा और पीछे भी नहीं जाएगा, जहां है वहीं रुका रहेगा। अब चिल्ड्रन एक काम करता हूं, इस ब्लॉक को पकड़ के आगे खींच देता हूं जबरदस्ती। तो चिल्ड्रन, इस ब्लॉक को जबरदस्ती पकड़ के आगे खींच दिया तो क्या होगा? स्प्रिंग खिंच जाएगी। तो यहां पे ये क्या है? ब्लॉक यहां पे था, हम इसे खींच के यहां तक ले आए। तो ये क्या है? ये है एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। तो पहले ब्लॉक यहां पे था, उसको खींच के यहां तक ले आए, तो हमने स्प्रिंग को इतना खींच दिया है। ठीक है, इस एक्सटेंशन इन स्प्रिंग को हम क्या लिखेंगे? एक्स। लेट एक्स बी द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। अच्छा, एक्स को मैं एक और तरीके से बोल सकता हूं, एक्स इज ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। तो यहां जो एक्स है ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट भी बता रहा है। तो यहां पे एक्स इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। तो एक बार फिर से सुनो, ब्लॉक था, खींच दिया, तो ये डिस्टेंस आई एक्स। तो ये एक्स क्या बता रहा है? एक्स बताएगा कि स्प्रिंग कितनी खिंच गई, और एक्स ये भी बताएगा कि ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो गया। तो एक्स का मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए। एक्स मतलब अपने नॉर्मल पोजीशन से स्प्रिंग कितनी खिंची हुई है, या अपने ओरिजिनल पोजीशन से ब्लॉक कितना डिस्प्लेस्ड है। तो अब आपको एक्स का मतलब समझ में आ गया है। तो चिल्ड्रन, जैसे ही मैं इसको खींच के यहां पे लाके छोड़ दूंगा तो क्या ये यहीं पे रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये रिटर्न जाएगा। ये इस तरह से रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा। करेक्ट। अब क्योंकि ये रिटर्न आ रहा है, अपने आप तो ये रिटर्न नहीं आ रहा होगा, इसे ये रिटर्न क्यों आ रहा है? क्योंकि स्प्रिंग इसे खींच रही है। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो स्प्रिंग का फोर्स यहां लग रहा है। दिस इज द फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग। करेक्ट। बाकी इसका mg और नॉर्मल वगैरह लगेगा, वो नहीं बना रहा हूं। मुझे ये बताओ, इसे वापस कौन खींच रहा है? इसे रिटर्न कौन लेके आ रहा है? स्प्रिंग। स्प्रिंग रिटर्न ला रहा है ना। तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग कुछ इस तरीके का होगा। तो दिस इज द फोर्स ऑन द स्प्रिंग। और चिल्ड्रन, फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है -kx⁴ n, वेयर n इज 1। तो ये n लिखने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ स्प्रिंग? -kx। ये तो हम वर्क, पावर, एनर्जी चैप्टर और लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में सीख चुके हैं ये कंसेप्ट। तो फोर्स कितना स्प्रिंग लगाता है, सॉरी स्प्रिंग कितना फोर्स लगाता है? -kx। तो चिल्ड्रन, स्प्रिंग को जब किसी भी ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग से लगा के उसे खींचा जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाता है स्प्रिंग, इट इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू -k × x। तो F क्या है? F है वो फोर्स जो स्प्रिंग उसको वापस खींच रहा है, जिससे स्प्रिंग उसे। तो F को हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। F वो फोर्स है जो ब्लॉक को अपनी जगह पे वापस लाने की कोशिश कर रहा है, रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो F है रीस्टोरिंग फोर्स। X क्या है? X है एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन। ये ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ। तो अगर, तो आपने कहीं ये देखा, इससे कुछ देखा देखा सा लग रहा है?
ये तो इक्वेशन ऑफ SHM है। तो इसका मतलब है ये जो भी मोशन होने वाला है यहां पे स्प्रिंग और ब्लॉक की मदद से, उस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। अब आपको समझ में आ गया एफ का क्या मतलब है? एफ है वो फोर्स जो इसे वापस खींच के ला रहा है, एक्स है डिस्प्लेसमेंट और के है स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह मैं सिर्फ कांस्टेंट लिखूंगा। अब ये माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन बताता है कि अगर आप ब्लॉक को आगे खींचोगे तो स्प्रिंग उस पर पीछे फोर्स लगाएगा, और अगर आप ब्लॉक को दबा दोगे तो स्प्रिंग उस पर आगे फोर्स लगाएगा। तो माइनस साइन बताता है कि अगर डब्बे को डिस्प्लेस करोगे आगे तो स्प्रिंग खींचेगा पीछे, और अगर डब्बे को डिस्प्लेस करोगे पीछे तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा आगे। तो माइनस साइन बताता है दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। तो चिल्ड्रन, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें हम एक फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाता है। मैं और अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल के लिए ये लिख लो। तो चिल्ड्रन, हम ये समझ चुके हैं कि अगर हम एक ब्लॉक लें और उसे एक स्प्रिंग के साथ जोड़ दें, फिर इस ब्लॉक को खींचें और छोड़ दें, तो ये ब्लॉक कौन सा इक्वेशन फॉलो करता है? F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, यानी कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन फॉलो करता है। मतलब अगर इस ब्लॉक का मोशन हम समझ गए तो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन भी समझ आ जाएगा। तो अब इस ब्लॉक का मोशन हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये ब्लॉक है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, यहां पे स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल है। तो ब्लॉक की पोजीशन को कहा जाएगा मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन वो पोजीशन है जहां पे स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल रहेगी, यानी कि ऑटोमेटिक ये ब्लॉक आगे या पीछे नहीं जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे रखा हुआ है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। अब एक काम करते हैं, इसको पकड़ के आगे खींचते हैं। तो जैसे ही मैं इसको पकड़ के आगे खींच दूंगा, ये देखो स्प्रिंग खिंच गई। कितनी खिंची? यहां से लेके यहां तक इतनी खिंच गई स्प्रिंग। तो मैंने स्प्रिंग को खींचा इधर, डिस्प्लेसमेंट यहां है। ये स्प्रिंग कहां फोर्स लगाएगी? रिटर्न फोर्स लगाएगी। स्प्रिंग फोर्स लगाएगा यहां पे, दिस इज द फोर्स ऑफ स्प्रिंग। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए यहां पे माइनस साइन आया हुआ है। नाउ चिल्ड्रन, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, ये डब्बा रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा। क्या ये डब्बा मीन पोजीशन पे आके रुकेगा? क्या ये ब्लॉक मीन पोजीशन पे आके रुकेगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक यहां से चला, यहां तक आते 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 एकदम स्पीड में आ जाएगा। और अगर यहां पे एकदम स्पीड में है तो तुरंत रुकती है क्या कोई भी चीज इनर्शिया की वजह से? नहीं। तो अब ये डब्बा क्या करेगा? यहां से आएगा, यहां से आगे चलेगा, आगे चलेगा, आगे चलेगा, और यहां आके रुकेगा नहीं, और अंदर तक चलता जाएगा, अंदर तक चलता जाएगा। तो ये डब्बा आगे चल के चल के चल के चल के चल के फिर यहां, फिर यहां, 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 फिर धीमा होता जाएगा, धीमा होता जाएगा, फिर रुक जाएगा। फिर क्या होगा? फिर यहां जाएगा, 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 फिर आगे जाके आगे जाके आगे जाके फिर धीमा होकर रुक जाएगा, और फिर ये मोशन चलता रहेगा। अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये मोशन इस तरह से चलता रहता है, लेकिन रियल लाइफ में फ्रिक्शन होता है तो ये मोशन धीरे 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 रुक जाता है। तो हम फिलहाल मानेंगे कि फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? जो स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, ये बार बार इस तरीके से मोशन करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। तो चिल्ड्रन, ये ब्लॉक लिया, इसको खींचा, यहां पे रखा, छोड़ दिया, ये ब्लॉक यहां पे नहीं रुका, यहां पे आके रुकेगा। ओके? तो चिल्ड्रन, ये जो दो पोजीशंस देख रहे हो, ऑसिलेशन इन्हीं दो पोजीशन के बीच में होता है। तो स्प्रिंग को पकड़ा, खींचा, छोड़ दिया, तो स्प्रिंग अब इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में ऑसिलेशन होता है। आप मुझे बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने स्प्रिंग को पकड़ा, खींचा और छोड़ दिया, तो ये यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां, 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 इतना आगे चला जाएगा क्या वापस?
खुद ब खुद? नहीं ना। तो जितना भी ऑसिलेशन होता है वो इन दो पोजीशंस के बीच में होता है। तो इन दो एंड पोजीशंस को कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी है एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक एसएचएम में 3 पॉइंट्स होते हैं। बीच वाला पॉइंट मीन पोजीशन, फिर दो मीन पोजीशन के आजू बाजू दो एक्सट्रीम पोजीशन होती हैं। तो जितना भी ऑसिलेशन है वो मीन और एक्सट्रीम के बीच में ही होगा, इसके बाहर ऑसिलेशन नहीं होता। हाँ, अगर हम जबरदस्ती खींच दे तो बात अलग है, लेकिन खुद ब खुद एसएचएम इसके बाहर नहीं होगा। तो जब मैं एसएचएम कहूंगा आपके दिमाग में क्या आएगा? कुछ इस तरीके का ऑसिलेटरी मोशन, ऐसा सीधा 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 ऑसिलेटरी मोशन। तो एसएचएम का मतलब है इस तरीके का सीधा सीधा ऑसिलेटरी मोशन। ये मोशन कौन दिखाता है? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एक ब्लॉक जिसे स्प्रिंग से लगा के खींच के छोड़ दिया, तो वो ब्लॉक जो मोशन दिखाएगा वो एसएचएम होगा। तो चिल्ड्रन, हमने अभी अभी देखा एसएचएम में ये ब्लॉक मीन पोजीशन पे भी हो सकता है या ये ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन पे भी हो सकता है। और जितना भी एसएचएम होगा, जितना भी ऑसिलेशन होगा, वो मीन और एक्सट्रीम के बीच में होगा। तो ये है मीन पोजीशन और ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस है। अब चिल्ड्रन, ये ब्लॉक है, स्प्रिंग में बनाया नहीं है, स्प्रिंग मैंने बनाया नहीं है, आप इमेजिन कर लो स्प्रिंग है। ये ब्लॉक है, इसको स्प्रिंग जुड़ी हुई है, इसको खींच के एक्सट्रीम तक लाया। अब जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, ये एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ भागेगी। अब सोचो, जब ये मीन पोजीशन की तरफ भागेगी तो इसकी वेलोसिटी कम होगी या ज़्यादा? अगर सोच नहीं पा रहे हो तो अपना थोबड़ा यहाँ रखो, अपनी शक्ल यहाँ रखो, इसको खींचो और छोड़ दो। तो ये आपके थोबड़े से जोर से हिट करेगी आपके थोबड़े को, या बहुत प्यार से धीरे से आके ऐसा 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 टच करके जाएगी? टच करके तो नहीं जाएगा ये ब्लॉक। इस ब्लॉक को पकड़ो और खींचो और छोड़ो, देखो क्या होता है, सट से पड़ेगी तुम्हारे शक्ल पे। तो इसका मतलब है जब ब्लॉक बीचों बीच आता है, इसे खींच के छोड़ दिया, जब ब्लॉक बीचों बीच आता है तो उसकी जो स्पीड होती है यानी वेलोसिटी, वो मैक्सिमम होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्पीड या वेलोसिटी ब्लॉक की मैक्सिमम कहाँ होती है? मीन पोजीशन पे। फिर यहाँ पे तो एकदम फास्ट आएगा, फिर आगे बढ़ते 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 स्लो होते जाता है और एक्सट्रीम पे आके मोमेंटेरीली थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। फिर यहां से वापस से स्पीड पकड़ेगा और मैक्सिमम स्पीड वापस आ जाएगी उसकी। फिर जब वो इस एक्सट्रीम पे आएगा तो स्लो होगा और मोमेंटेरीली रुक जाएगा। तो यहां पे स्पीड कितनी होती है? 0। तो चिल्ड्रन, इससे क्या सीखने को मिला? सिंपल हार्मोनिक मोशन में ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम होती है मीन पे और 0 होती है एक्सट्रीम पे। अब अगर एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, और मीन पे अगर वेलोसिटी मैक्स है तो काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम है। अब आपको पता है जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो मीन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों होगी भाई एक्सट्रीम पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे स्प्रिंग एकदम खिंच चुका है। तो खिंचे हुए स्प्रिंग में क्या होता है खिंचे हुए स्प्रिंग में? पोटेंशियल एनर्जी। ओके। अब चिल्ड्रन, मीन पोजीशन पे बताओ स्प्रिंग कितना खिंचा हुआ होता है? नहीं खिंचा हुआ होता है, क्योंकि मीन पोजीशन में स्प्रिंग खिंचा हुआ नहीं होता है। तो मीन पोजीशन पे फोर्स कितना लग रहा होता है? 0। मीन पोजीशन पे ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा होता है? 0। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग खिंचा हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे एक्सट्रीम पे ले जाऊं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा? स्प्रिंग जोरदार फोर्स लगाएगा क्योंकि आपने उसे एकदम खींच दिया है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स कितना हो जाता है? मैक्सिमम। यहां पे भी फोर्स मैक्सिमम। और अगर फोर्स मैक्सिमम है
तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम ही होगा, और मीन पे एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। तो चिल्ड्रन, एक एसएचएम की ये सारी खासियतें आपको याद होनी चाहिए। तो एक एसएचएम में वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? मीन पे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है? मीन पे। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होता है? एक्सट्रीम पे। फोर्स 0 कहाँ होता है? मीन पे। एक्सीलरेशन 0 कहाँ होता है? मीन पे। तो ये जो पूरा टेबल मैंने बनाया है ये आपको पूरा पूरा याद होना चाहिए। किसी भी एसएचएम में ब्लॉक की मैंने पूछ लिया स्पीड 0 कहाँ है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए एक्सट्रीम पे। अगर मैं पूछ लूँ फोर्स 0 कहाँ है, तो मीन पे। अगर मैं पूछ लूँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ है, तो एक्सट्रीम पे। तो ये पूरा टेबल आपको बाय हार्ट करना है और एकदम लॉजिकल है, ये टेबल समझने में एकदम लॉजिकल है। तो चिल्ड्रन, अब हम समझ चुके हैं एसएचएम क्या है। एसएचएम ऑसिलेशन का सबसे सिंपल पार्ट है। तो जितने भी ऑसिलेशन आप देखते हो उसमें एसएचएम है वो सबसे सिंपल टाइप का ऑसिलेशन है, और उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो चिल्ड्रन, अब हमें यह समझना पड़ेगा कि एक ऑसिलेशन होता कितना है, एक ऑसिलेशन किसे कहेंगे। मान लेते हैं ये ब्लॉक है, स्प्रिंग अटैच्ड है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, ब्लॉक को खींचा, छोड़ दिया, तो ब्लॉक एसएचएम करना चालू कर देगा। ब्लॉक यहां तक भी आएगा और ब्लॉक यहां तक भी आएगा, तो इसे हम मीन पोजीशन कहते हैं और इसे एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। तो एक ऑसिलेशन किसे कहेंगे? व्हाट इज वन ऑसिलेशन? अगर ब्लॉक यहां से शुरू करके यहां तक चला जाए तो एक ऑसिलेशन हो गया क्या, या नहीं हुआ? या अगर यहां से शुरू हो रहा है तो यहां से यहां तक एक ऑसिलेशन है क्या, या यहां से यहां तक एक ऑसिलेशन है, या यहां से घूम के फिर यहां आ गया तो एक ऑसिलेशन है। एक ऑसिलेशन कहते किसको हैं? तो चिल्ड्रन, एक ऑसिलेशन किसे कहते हैं सुनो। व्हेन ब्लॉक रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन, यानी जिस पोजीशन से स्टार्ट किया था अगर ब्लॉक उसी पोजीशन पे आ जाए, व्हेन ब्लॉक रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन विथ सेम velocity, we say that one oscillation is completed. तो एक ऑसिलेशन किसे कहेंगे? जब ब्लॉक जिस जगह से शुरू कर रहा है अगर ब्लॉक फिर से उसी जगह पे आ जाए उसी वेलोसिटी के साथ, तो हम कहेंगे एक ऑसिलेशन हो गया। तो देखो, सपोज ये ब्लॉक मीन से शुरू कर रहा है, मीन से गया इस एक्सट्रीम पे, तो मीन से शुरू कर रहा था, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी ब्लॉक की, और मीन से गया इस एक्सट्रीम पे, और एक्सट्रीम से रिटर्न आया फिर से मीन पे। चिल्ड्रन, ऑफ कोर्स ब्लॉक ऐसे नीचे से रिटर्न नहीं होता, तो मैंने ऐसा नीचे से क्यों बनाया है? ताकि आपको दिखे क्या हो रहा है। ब्लॉक तो यहीं पे एसएचएम करता रहेगा, यहाँ आके ऐसा नीचे नहीं आता ब्लॉक, ऐसे ऐसे नीचे नहीं आता एसएचएम में। मैंने क्यों बनाया नीचे? ताकि आपको दिखे साफ साफ क्या हो रहा है। तो ब्लॉक ने मीन से शुरुआत की, मीन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से मीन पे आया, क्या एक ऑसिलेशन हो गया? चिल्ड्रन, आंसर है एक ऑसिलेशन नहीं हुआ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मीन से शुरू हुआ था, मीन पे आ गया, हो गया एक ऑसिलेशन। गलत, एक ऑसिलेशन नहीं हुआ है। एक ऑसिलेशन की कंडीशन है जहां से शुरू हुआ था वहां पे फिर आना है उसी वेलोसिटी के साथ। पहले वेलोसिटी आई कैप में थी, लेकिन अब इसके पास वेलोसिटी कहां है? देखो, माइनस आई कैप में। तो क्या उसी वेलोसिटी के साथ आ गया ये? नहीं, वेलोसिटी तो उल्टी है, अभी एक ऑसिलेशन हुआ नहीं है। तो मीन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से मीन पे आया, उसी जगह पे वापस तो आ गया पर वेलोसिटी उल्टी हो गई, यानी कि अभी भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। फिर ये ब्लॉक आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, इस एक्सट्रीम पे आ जाएगा, अब भी एक ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ। फिर रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा, फिर मीन पे आ जाएगा। अब जब ये मीन पे आएगा तो इसके पास इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो ये स्टार्टिंग में वेलोसिटी आई कैप, फिर वेलोसिटी माइनस आई कैप, इसलिए एक ऑसिलेशन नहीं हुआ। फिर वेलोसिटी वापस आई कैप,
अब इसे हम एक ऑसिलेशन कह सकते हैं। तो ये जिस जगह से स्टार्ट हुआ था उसी जगह पे फिर से आ गया क्या? हाँ। क्या उसी वेलोसिटी, क्या वही वेलोसिटी उसके पास अब भी है? हाँ। तो हम कहेंगे एक ऑसिलेशन हो गया। तो एक ऑसिलेशन कब होता है? जब ब्लॉक मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, और फिर इस एक्सट्रीम से फिर जब मीन आ जाता है तब उसे एक ऑसिलेशन कहते हैं। अब कोई ज़रूरी है क्या ब्लॉक अपनी जर्नी मीन से स्टार्ट करे? ये देखो, ये मीन, ये एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम। मान लेते हैं ब्लॉक अपनी जर्नी यहां से स्टार्ट कर रहा है, इस वाले एक्सट्रीम से। तो ये एक्सट्रीम से मीन तक गया, फिर इस मीन से इस एक्सट्रीम तक गया। हो गया क्या एक ऑसिलेशन? नहीं। एक ऑसिलेशन के लिए जहां था वहां वापस आना है। तो यहां से ब्लॉक यहां गया, एक ऑसिलेशन नहीं हुआ। फिर यहां से यहां पे आया और यहां पे आया, अब एक ऑसिलेशन हो गया है। क्यों? क्योंकि इसने यहां से शुरुआत की थी जर्नी, यहां पे पहुंच गया, प्लस एक्सट्रीम पे 0 स्पीड थी, इसीलिए डायरेक्शन नहीं था। कुछ लोग बोलेंगे सर इसका डायरेक्शन तो इधर है, इसका डायरेक्शन तो इधर है। अरे बेटा एक्सट्रीम पे आ गया है वो, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 होती है, कोई डायरेक्शन नहीं है एक्सट्रीम पे उसके पास। तो यहां से उसने चालू की जर्नी, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। इस पूरी जर्नी को एक ऑसिलेशन कहा जाएगा। अब कोई ज़रूरी है क्या कि एक्सट्रीम से शुरू हो? ये देखो मैं हर कहीं शुरू कर रहा हूं। अब ऑसिलेशन में यहां से रैंडम बीच पॉइंट से शुरू कर रहा हूं, यहां से गया यहां पे, फिर बॉडी यहां से आई यहां पे। हो गया क्या एक ऑसिलेशन? जहां से शुरू किया था वहां पे आ गई। हो गया क्या एक ऑसिलेशन? नहीं। यहां पे वेलोसिटी यहां थी, यहां पे वेलोसिटी आगे है, तो अब और आगे जाएगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर रिटर्न आएगा, फिर रिटर्न आएगा। जब यहां पहुंचेगा और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी के साथ होगा तब हम कहेंगे एक ऑसिलेशन है। तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, इसे भी एक ऑसिलेशन कहा जाएगा। तो एक ऑसिलेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट जहां से शुरू करे वहां पे फिर से आ जाए उसी वेलोसिटी के साथ, तो उसे एक ऑसिलेशन कहा जाता है। चिल्ड्रन अगला कंसेप्ट है एम्पलीट्यूड क्या होता है। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं। तो हमें पता है एसएचएम होता है मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में। तो मीन से लेके एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस होता है, मीन से लेके एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस, इसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस है, इसे एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है उसे भी एम्पलीट्यूड कहा जाएगा। So from year to year it is one amplitude. From year to year it is one amplitude. तो amplitude क्या है? Amplitude is the distance between mean and extreme. मीन और एक्सट्रीम के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड को ऐसे भी समझ सकते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब ब्लॉक अपने मीन से ज्यादा कितना दूर जाएगा। ब्लॉक अपने मीन पोजीशन से ज्यादा जितना दूर जाएगा उसे एम्पलीट्यूड कहेंगे। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। यानी ब्लॉक अपने ओरिजिनल पोजीशन से ज्यादा कितना दूर जाएगा उसे भी एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। सो एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर, क्योंकि वो एक डिस्टेंस है। और चिल्ड्रन मैं ऐसा लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं जा सकता, ब्लॉक नहीं जा सकता एसएचएम में। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट द ब्लॉक कैन गो अवे फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो मीन से जो सबसे बड़ी दूरी है उसे एम्पलीट्यूड कहेंगे। और इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए तब हम उसे एम्पलीट्यूड कहेंगे। अब चिल्ड्रन कुछ बेसिक डेफिनेशंस है।
टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे। यह आप कई बार पढ़ चुके हो बचपन में, ज़्यादा डेप्थ में जाने नहीं वाला मैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है और फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है। ये भी हम काफ़ी बार देख चुके हैं, लोअर स्टैंडर्ड्स में भी देख चुके हैं। तो फ्रीक्वेंसी बोलती है एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन होंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन को कितनी देर लगेगी। तो ये था ऑसिलेशन का एकदम बेसिक कंसेप्ट। तो एक बार फिर से मैं आपको पूरा वीडियो के बारे में एक समरी दे देता हूँ। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। पीरियोडिक मोशन का एक खास केस है हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन यानी कि ऑसिलेशन। हार्मोनिक मोशन कौन सा इक्वेशन फॉलो करता है? F इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n, वेर n कैन टेक वैल्यूज 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। हार्मोनिक मोशन का स्पेशल केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन में अगर n की वैल्यू 1 हो जाए, यानी कि F इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाए, तो उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? एक ब्लॉक लो, उसे एक स्प्रिंग से जोड़ दो, ब्लॉक को खींच के छोड़ दो, तो ब्लॉक जो इस तरीके का मोशन करता है उसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो हर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। हर हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक मोशन होता है, पर हर पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होता। हर पीरियोडिक मोशन हार्मोनिक नहीं होता, हर हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। फिर हमने समझा कि जब एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है इस तरह से, तो जो बीचों बीच की पोजीशन होती है उसे मीन पोजीशन कहा जाता है, और ये जो दो एंड पोजीशन होती है उन्हें एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है। मीन से लेके एक्सट्रीम तक का जो गैप है उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। और फिर हमने देखा कि वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है? वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पे। फिर हमने देखा एक्सेलरेशन कहाँ मैक्सिमम होता है? एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पे। फोर्स मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पे। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पे। फिर वो हमने टेबल देखा। तो इस वीडियो में जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं वो पूरा आपको याद रखना है। इन कंसेप्ट को अगर आप याद रखोगे तो आगे के कंसेप्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे।